Welcome back to our channel. The last class held was on chapter 7. Chapter 7 में हमने marginalized section के बारे में देखा कि marginalized होना क्या होता है, हाशिएकरण पर होना। लेकिन जो अब का चैप्टर है वो है उन सेक्शंस के बारे में जिनके साथ ये हो रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल SC ST कम्युनिटीज़ को किन बुरी चीज़ों से गुजरना पड़ा है और क्या रिफॉर्म्स, क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज़, गवर्नमेंट लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करती है, हमें उन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 8 दैट इज़ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें देखना है रिगार्डिंग इनवॉकिंग फंडामेंटल राइट्स। किस तरीके से हम फंडामेंटल राइट का यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 17 है जिसने अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दिया। देन आर्टिकल 15 है जिसने सभी को बराबरी का दर्जा दिया है। धर्म, आपकी रेस, आपकी कास्ट, आपका जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पे किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। तो ये सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका यूज़फुल बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद बताया गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ किस तरीके के डिफरेंसेस हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल जस्टिस किया गया है। वो लोग जो हमसे अलग है कल्चरली या रिलीजियसली, उनको प्रोटेक्शन दी गई है। उनको अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स खोलने की आज़ादी है। ठीक है, तो उन लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया मेजॉरिटी के कल्चर से। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल में कैसा आर्टिकल देखने को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 29 एंड 30 जो इस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमारी बुक में बताया गया है कि वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड है उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है। उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं सर्वेस के थ्रू या फिर कमिटीज़ के सजेशन के बेसिस पे। इन पॉलिसीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है, मतलब इनको बढ़ावा दिया जाता है कुछ कुछ ग्रुप्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, कुछ खास लोगों के लिए ही होती है ये। फिर इसके बाद बताया गया कि जो आदिवासीज़ हैं, ट्राइबल्स और जो दलित्स हैं उनको फ्री में एजुकेशन देना। गवर्नमेंट उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, उसके लिए स्कॉलरशिप देती है। उन लोगों के लिए एक रीज़न ये भी है कि वो लोग अपने आसपास के एरिया में अच्छे से एजुकेशन नहीं ले सकते, तो उनको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है बाय स्कॉलरशिप। और गवर्नमेंट जो होती है लॉज के थ्रू भी इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जो इनके बीच डिफरेंसेस है लोगों के बीच, उन्हें ख़त्म करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रखा है रिज़र्वेशन पॉलिसी या रिज़र्वेशन लॉ। देश के सभी राज्य सरकारें जो हैं मतलब हमारे देश के अंदर जितनी स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास लिस्ट है SC ST OBCs की। उसके बेसिस पे, उस लिस्ट के बेसिस पे रिज़र्वेशन प्रोवाइड कराती है। सेम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास लिस्ट है SC ST OBC कम्युनिटी। और अगर कोई ख़ास दलित कैटेगरी का कोई पर्सन या ट्राइबल कम्युनिटी का कोई पर्सन उस गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो उस कास्ट को, उस ट्राइबल पीपल को रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट क्या करती है तो आपको पता ही है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा सकती है, फ़ीस कम की जा सकती है, जो आप अपने आसपास देखते ही होंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के पैराग्राफ में प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी, इसके अंदर हमें एक कानून दे रखा है। 1989 का एक्ट है, एट्रोसिटीज़ से प्रोटेक्शन का एक्ट दिया गया है 1989 का। इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस किए गए कि ये करोगे तो ये क्राइम माना जाएगा। ये एक्ट अनबेलेबल ऑफेंस की बात करता है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, बेल भी नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा SC ST कम्युनिटी के साथ ऐसा एक्ट करते हो तो।
इसके बाद हमें बताया गया 1989 का ये एक्ट है, जिसमें 70s और 80s के टाइम पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। SC/ST कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जब ज़्यादा ही लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट करा, उनके राइट्स को दबाना स्टार्ट करा, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिले ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, या जो दलित्स हैं उनकी तरफ से इश्यूज़ उठाते हुए मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तब हमने इन एक्ट के बारे में सोचा जो 1989 में आया। उससे पहले साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ में मूवमेंट चलाए जा रहे थे। वो लोग इक्वालिटी चाहते थे, तो इस बात का प्रेशर डाला गया गवर्नमेंट के ऊपर कि नया कानून बनाया जाए, जिसमें एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वायलेंस के तौर पे मानी जाएंगी अगर उनके साथ की गई तो, और बिल्कुल सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आप जानते होंगे किस तरीके के हालात थे, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। लॉज में भी हमारे बताया गया कि ये चीज़ें की गई तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस मिलेगा। तो 1970s 80s के टाइम पे आदिवासियों ने भी खुद को एक साथ इकट्ठा ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब अपराध जो क्राइम लिखे गए हैं इसमें बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि आप उनको कोई भी इनएडिबल चीज़ नहीं खिलाओगे, पिलाओगे नहीं। तो वो आप प्रोविज़न्स पढ़ लेना, बाकी बुक में ज़्यादा नहीं होता है, गूगल पे देखना क्या क्या प्रोविज़न्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब हाथ से मैला ढोना। पहले क्या होता था ना कि सूखे शौचालय होते थे, टॉयलेट्स जो थे वो उनमें वाटर की व्यवस्था नहीं होती थी, सूखा होता था। तो वो जो लैट्रिन होती है जिसे आप कहते हैं, उसे उठाकर जो दलित वुमेन थी मेनली उनका काम होता था उनको बाहर फेंक कर आना। दलित औरतें और लड़कियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, एक एक्टिव ग्रुप था, सफाई कर्मचारी आंदोलन स्टार्ट करवाया उन्होंने, और बताया कि दलित कम्युनिटी जो है लगभग 13 लाख लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें से ये 13 लाख लोग में से 96 लाख प्राइवेट और पब्लिक दोनों शौचालयों की सफाई इन्होंने की है। ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश में सफाई कर्मचारी आंदोलन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने मैनुअल स्कैवेंजर्स के ख़िलाफ़ में, मतलब ये काम कराने के ख़िलाफ़ में बताया और ये बताया कि आज भी कई लोग जो हैं यही काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें डेटा दे रखा है कि इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। हमारी आइज़, हमारी स्किन, हमारे लंग्स और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्टेड होता है। इसी की वजह से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बिकॉज़ लोग ऐसा काम करते हैं। और इसका पेमेंट कुछ ज़्यादा भी नहीं होता है। जो शहरी म्यूनसिपाल्टी है वो 200 रुपये देती है, और प्राइवेट में इससे भी कम पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि गुजरात में कौन काम करता है। गुजरात में भंगी कहा गया है, आंध्रा में पाखी और तमिलनाडु में सिकलियार। इसी कैटेगरी में रखा गया है इन लोगों को। फिर 1993 में गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट। मना कर दिया कि ड्राई लेट्रीन नहीं बनाई जाएगी, और जो मैला ढोने वाले लोग थे उनको काम पर रखा नहीं जाएगा, ड्राई लेट्रीन बनाई ही नहीं जाएगी। 2003 में जो सफाई कर्मचारी आंदोलन पहले आपने देखा जिसका जिक्र जो स्टार्ट हुआ था, और उसके साथ साथ 13 और ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिनमें से 13 में से जो 7 लोग थे वो थे जो कि वो इसे ढोते थे। उन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जो डाली गई थी, उसमें कहा गया था कि जो सिर पर ये जो मैला ढोते हैं ये प्रथा आज भी चल रही है और इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। रेलवे में जो गवर्नमेंट PSU है उसमें ये अभी भी चल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि आप इसकी जांच करवाओ कि क्या ये चीज़ें हो रही है और गवर्नमेंट इसको बंद करवाएगी कैसे।
ओके, सो यही फैक्ट था कि 1993 में जो ये कानून आया था उस पे पीआईएल डाली गई थी लोगों के द्वारा। तो गवर्नमेंट को ये साफ हिदायत दे दी गई थी कि पता करो कि क्या ये प्रथा आज भी चल रही है, और अगर चल रही है तो 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दो क्या ये आज भी कैरी ऑन है, और अगर ये कैरी ऑन है तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें बताओ आप कब तक ख़त्म करोगे। उन लोगों के लिबरेशन के लिए, रिहेबिलिटाइजेशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया कि उनको वापस सेटल डाउन करना है, कंपनसेट करना है। तो कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई थी, और इस तरीके से ये जो एक्ट है इसे फोर्स में लाया गया 2013 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। आदिवासीज़ ने भी सेम डिमांड की थी कि हमें हमारी ज़मीन से निकाल दिया गया है, जो कि हमारी अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी जहाँ हम रहते आ रहे थे, ट्रेडिशनली हम हायर करते थे। उस कब्ज़े पर से जहाँ से हमें निकाला गया है, अगर उस ज़मीन पर कोई और आदिवासी सेटल हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आदिवासी के बदले कोई और शहरी बंदा या कोई और है, मतलब सेम कैटेगरी से नहीं है, तो फिर उस प्रॉपर्टी का हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे हमें राइट दिलाया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कराया उसके उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आदिवासी की ज़मीन को मना करता है कि कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है, कोई और पर्सन उसको ख़रीद नहीं सकता है, किसी और को बेची नहीं जा सकती है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है तो फिर ये हमारे लिए कंपनसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, या हमें हमारा लैंड वापस मिलना चाहिए। और जो फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने रिज़र्व कर दिया है, सेंचुरीज़ बना दी गई हैं, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया, उसका भी कंपनसेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी फिर SC ST और जो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कानून पास करा था, ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया इस एक्ट के थ्रू 2006 में। तो इसको आप पढ़ना है तो आप डायरेक्टली गूगल से पढ़ना, चैप्टर में इतने अच्छे से कुछ समझाया नहीं है। बाकी आदिवासी इसकी जो डिमांड है उसको बताया गया है बुक के अंदर। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे ग्लॉसरी पढ़ के। सबसे पहले एजर्टिव पर्सन या ग्रुप वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रांगली, जैसा कि मूवमेंट के थ्रू काफ़ी हमने बुक में जिक्र करा है लोगों का। इसके बाद आता है कन्फ्रंट, टू कम फेस टू फेस चैलेंज समवन और समथिंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर्स टू अ ग्रुप चैलेंजिंग देयर मार्जिनलाइजेशन, जिनके साथ ये हुआ है और वो जो चैलेंज कर रहे हैं, कन्फ्रंट करना, ठीक। फिर डिस्पोसेस्ड, मतलब कि आप जो पॉसेस करते हो, प्रॉपर्टी कह लो, कुछ ओन करना। और डिस्पोसेस्ड मतलब जो आपकी ऑनरशिप ख़त्म हो गई है। फिर आता है ऑस्ट्रेसाइज, मतलब एक्सक्लूड कर देना, किसी को ग्रुप से बाहर निकाल देना, सोशल बॉयकॉट कर देना किसी का। फिर आता है मॉरली रिप्रेहेंसिबल, मतलब जो चीज़ मॉरली गलत है। फिर है पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट को एक फ्यूचर के लिए रास्ता दिखाती है, एक गोल, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस जिन्हें फॉलो करना होता है गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस बनाने के लिए। तो इस तरीके से पॉलिसी। एंड मॉरली रिप्रेहेंसिबल का मतलब आई थिंक समझ आई क्या होगा, जो चीज़ गलत है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप सिविलाइज्ड लोग हो अगर आप करवा रहे हो तो। लाइक जैसा हमने जिक्र करा है SC/ST प्रिवेंशन एक्ट 1989 वाला जो कानून था, उसमें बताया गया ना कि गलत नहीं पिलाना है, गलत जो इनएडिबल चीज़ है वो नहीं खिलानी है। तो वो क्या है आप समझ रहे होंगे, लेटरिन, टॉयलेट, ये सब भी करवाया जाता है। तो सोचो इंसान किस हद तक गुजर चुका है। तो ऐसे काम क्या है, नैतिक रूप से निंदनीय, मॉरली रिप्रीहेंसिबल। ऐसा लगता है कि आप अनसिविलाइज्ड पर्सन हो अगर आप इस तरीके से एक्ट करोगे तो इस तरीके से उनके लिए ये शब्द का जिक्र किया गया है। सो आई होप समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।